हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाइना परमार और आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि मौर्यन एम्पायर को खड़ा करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था, तो उसने अपनी गद्दी बिंदुसार को दे दी, अपने पुत्र को। उसके बाद बिंदुसार के बाद उस गद्दी को अशोक ने लिया, लेकिन जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो अशोक के समय में कुछ थोड़ा सा बदल गया, थोड़े प्रांत बदल गए, थोड़ा उसका काम करने का ढंग बदल गया। तो इसलिए हम इस एडमिनिस्ट्रेशन को 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के अधीन, दूसरा पढ़ेंगे अशोक के अधीन। तो कल हमने पिछले लेक्चर में हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार पढ़ लिए, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि उसके पुत्र ने कुछ कम ही बदलाव किए, तो हम इसे चंद्रगुप्त मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक मोनार्की सिस्टम के अंडर है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यह रिपब्लिक होता है या मोनार्क होता है। तो जो राजा निरकुंश होता है, जो अपनी मर्जी करता है और अपने ही अकॉर्डिंगली सारे राज्य को चलाता है, वो मोनार्क कहलाता है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो एक निरकुंश राजा था, लेकिन वो कोई बुरा राजा नहीं था। उसने हमेशा अपनी प्रजा की भलाई की तरफ ध्यान दिया। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, यानी उनका शासन प्रबंध कैसा था, तो हम कुछ हिस्सों में पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं सेंट्रल यानी केंद्रीय, दूसरा हम पढ़ते हैं प्रोविंशियल यानी कि प्रांतीय, तीसरा हम पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट यानी कि स्थानीय, उनके शहरों का प्रबंध, और फिर हम पढ़ते हैं उनके गांव का, विलेज का प्रबंध। तो ये 4 तो हमने हमेशा मेंशन करने ही होते हैं, केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय और गांव का प्रबंध। उसके बाद हम उनके फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में भी लिखते हैं कि वो पैसा कहाँ से आता था, कहाँ जाता था, वो एडमिनिस्ट्रेशन में लिखना बड़ा ही ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल के अलावा हम उनके जुडिशियल यानी न्याय प्रबंध कैसा था, ये भी जरूर मेंशन करते हैं उनके शासन प्रबंध के अंदर। और उसके अलावा हम उनके मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी लिखते हैं, क्योंकि उसी की वजह से वो अपने इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित कर पाते हैं। और एक विशाल साम्राज्य को स्थापित और मेंटेन करने के लिए मिलिट्री की हमेशा ही आवश्यकता है। इसके अलावा जो कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा काम किए हैं वो भी हम इसी के अंडर पढ़ते हैं। तो शासन प्रबंध मतलब हर एक चीज। शासन प्रबंध का मतलब सिर्फ ये नहीं कि राजा और उसके मंत्री, मतलब शासन को चलाने के लिए जिस भी चीज की जरूरत है वो सारा हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं सेंट्रल से यानी केंद्रीय शासन प्रबंध से। हमारे पास सबसे पहले आता है राजा। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा राजा था जो बहुत ताकतवर बन गया अपने प्रधानमंत्री की वजह से। उसको एक अच्छा प्रधानमंत्री बना कौटिल्य, उसने उसकी बहुत सहायता की। कौटिल्य ने उसको बहुत सारे ऐसे टिप्स दिए जिसे हम कहते हैं कूटनीति, जिसकी वजह से वो एक महान राजा बना। तो कैसा राजा था चंद्रगुप्त? निरकुंश था, मोनार्की था, लेकिन वो प्रजा की भलाई करने में विश्वास रखता था, क्योंकि उसको कौटिल्य ने बताया था कि राजा तभी खुश रह सकता है जब उसकी प्रजा खुश है। इसके अलावा कौटिल्य ने उसको बहुत कुछ बताया कि कैसे कैसे चलना है, तो उसी वजह से उसने इतना अच्छा शासन प्रबंध स्थापित किया। तो ये कैसा राजा था? ये निरकुंश राजा था, अपनी मर्जी करता था, लेकिन मर्जी से कभी किसी को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये इस राजा अपनी मर्जी से न्याय बना सकता है, तोड़ सकता है, किसी को दंड दे सकता है, किसी का दंड खत्म कर सकता है, शांति बना के रखता है, और हर तरह के अधिकारी की नियुक्ति वो खुद करता है। बहुत बार वो अपने अधिकारियों को काम सौंप देता है और बहुत बार वही काम वो खुद भी कर लेता है। राजा के बारे में मैक्सनीज ने बहुत कुछ लिखा है। उसने तो यहाँ तक भी लिखा है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये शानो शौकत से रहता था। पाटलिपुत्र में उसका बहुत बड़ा महल था, उसके पिल्लर्स पे भी सोने चांदी से नक्काशी की हुई थी, हीरे मोती लगे हुए थे, उसकी पालकी सोने की होती थी। वो जब जंगल में शिकार खेलने जाता था तो बहुत सारे हाथियों से उसको घेरा डाल लिया जाता था। 24 तक की उनकी गिनती बताई गई है। वो उसके अंग रक्षक होते थे, जो उसको हमेशा कवर करके रखते थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त के बारे में ये भी कहा गया है कि वो अपने दरबार में हमेशा दिन के समय वहां पे उपस्थित रहता था। ऐसा कभी नहीं होता था, यहाँ तक कि ये भी ऐसी बातें भी लिखी हैं मैक्सनीज ने कि अगर वो कंघी भी कर रहा है तो वो दरबार बंद नहीं करता है। किसी भी व्यक्ति को उसके दरबार में आने की इजाजत थी। वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। तो उसने राज्य में शांति बना के रखना, उनका ख्याल रखना, किसानों का ख्याल रखना, वो सारे काम उसने किए हैं। हाँ, वो अपनी मर्जी करता था, लेकिन उसकी मर्जी से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि कौटिल्य उसके साथ रहा तो उसका एक अच्छा शासन प्रबंध रहा। तो राजा जो है उसने बड़े ही अच्छे ढंग से इस साम्राज्य को चलाया।
हालांकि उसके पुत्र बिंदुसार ने भी ऐसे ही साम्राज्य को चलाया, क्योंकि हम दोनों का शासन प्रबंध पढ़ रहे हैं, तो बिंदुसार भी एक अच्छा राजा ही निकला। ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया कि जो उनकी रानियां थी क्या उन्होंने शासन प्रबंध में कहीं योगदान दिया, ऐसा कुछ हमें पढ़ने को नहीं मिलता। लेकिन राजा ने हमेशा ही अच्छा संबंध अपना शासन प्रबंध बना के रखा। तो जैसा चंद्रगुप्त मौर्य था वैसा ही बिंदुसार का शासन प्रबंध था। उसके बाद आती है उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके प्रधानमंत्री, उनके मंत्री, उनका मंत्रिमंडल। तो कितने मंत्री यहाँ पे हमारे पास 10 मंत्री हैं जो उन्होंने मेन रखे हुए थे, और इसके अलावा और भी बहुत सारे मंत्री थे। ठीक है, मंत्रियों को बोला जाता था अमात्या, उनका जो डेजिग्नेशन है। तो यहाँ तक कि कौटिल्य ने 18 अमात्या का भी वर्णन किया है। उनमें से जो हमारे पास मंत्री हैं, सबसे पहले है प्रधानमंत्री, जो राजा के साथ हर वक्त है और हर कार्य को करने में उसने सहायता करनी है। पुरोहित, जो धार्मिक कामों में जितने भी धार्मिक काम हैं वो सारे वही करेगा। कोई भी धार्मिक फंक्शन करना है या कोई ऐसा रीति रिवाज करना है, राजा का राज्यरोहण करना है या कोई यज्ञ करना है, तो वो पुरोहित ही करता है। और उसके राज्य में कौन कौन से धार्मिक बातों को मानना है ये भी पुरोहित ही बताता है। तो इन दोनों का बहुत महत्व था। तीसरा महत्व था सेनापति का। सेनापति के नाम से ही हमें पता चलता है कि जिसने सेना का ध्यान रखना है, कौन से सैनिक रखने हैं, उनको कैसे ट्रेनिंग देनी है, उनके अस्त्र शस्त्र कौन से होने हैं, कहाँ हमला करना है, कब खत्म करना है, ये सारा सजेशन राजा को देने वाला सेनापति था। हालांकि राजा खुद डिसाइड करता है कि हमें युद्ध करना है कि नहीं, लेकिन उसको सही सलाह देने वाला कौन था, वो सेनापति था। उसके बाद है समाहर्ता। ऐसे ही हमें नाम याद रखने पड़ेंगे इनके, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। समाहर्ता था जो टैक्स इकट्ठा करता था, तो पूरे राज्य में पैसे को इकट्ठा करना ये काम है समाहर्ता का। सनीधाता, सनीधाता का काम है, वो खजाना मंत्री था, तो जितना पैसा आ रहा है, जितना जा रहा है, वो सारा ध्यान रखेगा सनीधाता। उसके बाद है द्वारिक। द्वारिक है, द्वारिक यानी द्वार में, तो द्वार में रहने वाला मंत्री द्वारिक क्या करता है, राजमहल का ध्यान रखता है कि राजा को किस चीज की जरूरत है, द्वार में क्या खत्म हो गया, तो राजमहल का, राजा के परिवार को किस चीज की जरूरत है, कौन राजमहल में आ रहा है, कौन जा रहा है, वो सारा ध्यान रखने वाला द्वारिक है। उसके बाद है कमांत्रिक। कमांत्रिक वो मंत्री है जो राज्य में कारखाने हैं उन सब का ध्यान रखने वाला कमांत्रिक है। कैसे कारखाने हैं, कब कहाँ स्थापित करने हैं, उन कारखानों में कैसी चीजें तैयार करनी है, क्या कारखानों में हो रही तैयार चीजें गलत तो नहीं बन रही, ये सारा ध्यान कमांत्रिक रखता है। उसके बाद है अंतपाल। अंतपाल यानी अंत यानी आखिर, तो अंत में जो स्थापित किया यानी सीमा के ऊपर, तो जो सीमा का ध्यान रखता है, जो राजा की सीमा है, लास्ट लाइन है, तो वहाँ पे कोई दूसरे देश के हमलावर ना आ जाएं, कोई उसकी सीमा को अपने अधीन ना कर ले, तो वहाँ पे जो निर्धारित किया गया है वो है अंतपाल। उसके बाद है दुर्गपाल। दुर्ग हमें पता है किले को कहते हैं, तो किलों का ध्यान रखने वाला, कौन से किले स्थापित करने हैं, किलों के अंदर क्या रखना है, कितनी सेना रखनी है, कितनी सामग्री रखनी है, वो सारा दुर्गपाल दिखता है। और लास्ट है दंडपाल। यही खत्म नहीं हो जाते, बहुत सारे मंत्री हैं, ये उनके मेन मंत्री हैं। तो दंड से ही हमें पता चलता है सजा देने वाला, तो दंडपाल उसका मुखिया है जिसने कानून बनाने हैं, लोगों को बताना है कैसे रहना है, और नहीं बात मानते तो वो सजा देता है। ये उसके मेन अधिकारी हैं जिनकी वजह से वो एक अच्छा प्रशासन चला सका। ऐसा ही बिंदुसार के समय में भी बताया गया है। कुछ और ऑफिशियल्स के नाम भी हमारे पास हैं। अमात्य, मैंने बताया कि 18 अमात्य की बात की गई है, तो ये अधिकारी ही हैं। इनका डेजिग्नेशन जो अमात्य रखा गया है, अध्यक्ष है, अध्यक्ष के बाद हमारे पास राजुक हैं, राजुक के बाद हमारे पास प्रादेशिक हैं। तो इनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि ये क्या काम करते थे, साथ साथ हम इनको पढ़ेंगे। तो ये है हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय शासन प्रबंध। केंद्र में जहाँ राजा रहता है, तो उसने आगे डिवीजन कर दिया है कि ये मैंने पूरा साम्राज्य जीत लिया, अब इसका राजा मैं हूँ, अब बाकी इसकी जिम्मेवारी दूसरे अधिकारी करेंगे। जैसे हम इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं, भारत एक देश है, इस सभी का ऊपर मुखिया जो है इस वक्त प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री ने आगे स्टेट में स्टेट मिनिस्टर बना रखे हैं, हमारे यहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर बना रखे हैं। इस तरह से अलग अलग मिनिस्टर उनके आगे डिस्ट्रिक्ट में हैं, डीसी है, एसडीओ है, एसडीएम है, हर व्यक्ति को अलग अलग काम मिला हुआ है, तो वही ये सब इन्होंने मिलकर करना है।
उसके बाद आता है हमारा प्रोविंशियल, उसमें हम प्रांतीय प्रबंध पढ़ेंगे। तो प्रांतों का जो मुखिया है, जैसे सेंटर का मुखिया राजा है, तो प्रांतों के मुखिया को कहते थे कुमार। कुमार ही सारे प्रांत का ध्यान रखता था। उसकी जिम्मेवारी होती थी प्रांत में शांति बना के रखना, उनको न्याय प्रबंध देना, हर तरह की ज़रूरत उनकी पूरी करना, सड़कें बना के रखनी, हॉस्पिटल बना के रखना, हर तरह का काम किसकी जिम्मेवारी है? कुमार की। सो राजा ने जिम्मेवारी दे दी, ये प्रांत तुम्हारा है, इसका सारा काम अब तुम करोगे। तो उसके पास चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय हम 4 प्रांतों के बारे में पढ़ते हैं। एक तो हो गया नॉर्थ वेस्ट स्टेट, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसमें आ गया अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। इसकी राजधानी है तक्षशिला। तो ये उसका पहला प्रांत है। और हमने ये भी पढ़ा है कि बिंदुसार ने तक्षशिला का जो गवर्नर कुमार बनाया था, वो किसे बनाया था? सुशीम को बनाया था। और इस तरह से ही चंद्रगुप्त ने बिंदुसार को दिया होगा या अपने और अधिकारियों को दिया होगा, उसके बारे में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन बिंदुसार के समय में तक्षशिला का जो उनका गवर्नर है यानी कुमार है, वो कौन है? सुशीम है। दूसरा है उनका पश्चिमी प्रांत वेस्ट स्टेट, उसमें है मालवा, गुजरात, काठियावाड़। तो इसका जो मुखिया बनाया गया था, जो कुमार बनाया गया था, उज्जैन इनकी राजधानी है, तो वो था अशोक। तो ये नॉर्थ वेस्ट की राजधानी तक्षशिला है, वेस्ट की राजधानी उज्जैन है। उसके बाद आ गया साउथ स्टेट, दक्षिण का प्रांत। वहाँ पे विंध्याचल पर्वत से लेके मैसूर तक का इलाका ये जीत चुके थे। तो जब बिंदुसार भी गद्दी पे बैठा, तब तक ये सारा इलाका इनके अधीन आ चुका था। तो इसकी राजधानी है स्वर्णगिरी। ये 3 उनके प्रांत हैं जो आगे उन्होंने कुमार को दे रखे थे। लेकिन चौथा प्रांत है मगध। तो जो मगध है उसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। तो ये हमेशा ही राजा अपने पास रखता था, इसका प्रबंध राजा खुद देखता था। तो इस तरह से प्रांतों में बटा हुआ था चंद्रगुप्त और बिंदुसार के समय में ये उनका शासन। तो आगे हम जब अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो एक प्रांत इसमें और आ जाएगा, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। उसके बाद आता है उनका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनका स्थानीय प्रबंध है, शहरों का प्रबंध है। तो जो शहरों के मुखिया थे उनको बोलते थे प्रादेशिक। नगर अध्यक्ष भी बोल देते थे, लेकिन प्रादेशिक, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो प्रादेशिक ही मुखिया होता था। तो शहर का प्रबंध उसने ही करना है। तो प्रबंध में क्या आ गया? वही सब कुछ आ गया। शिक्षा का प्रबंध, कारखाने कैसे होने, व्यापार कैसे होना है, बाहर से आने वाले लोगों के बारे में, यहाँ पे रहने वाले लोगों को प्रबंध करना है, सुख शांति हो, समृद्धि हो, यही इनका मेन काम होता है। तो प्रादेशिक की सहायता के लिए 6 कमेटियां बनी हुई थी। मैंने आपको जब पहले हमने मैग्स्थनीज और कौटिल्य के बारे में पढ़ा, तब मैंने आपको ये सब भी डिटेल में बताया। तो मैग्स्थनीज ने हमें बताया है कि 6 कमेटीज थी, 6 समितियां थी, जिसमें 30 मेंबर थे और 5-5 में उनको बांटा हुआ था। तो वो 6 समितियां कौन सी थी ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। और ये होता कहाँ था, कौन से शहरों में ये प्रबंध किया गया है? देखो, पाटलिपुत्र उनका मेन शहर है, वहां तो किया ही गया है, उसका तो वर्णन भी किया हुआ है, कौटिल्य लिखता है। लेकिन हमें ये लगता है पाटलिपुत्र के अलावा तक्षशिला, उज्जैन और स्वर्णगिरी में भी ये प्रबंध किया गया होगा, क्योंकि ये उनके मेन शहर हैं। तो वो जो उनकी समितियां हैं वो कौन सी हैं? कला कौशल, जो शिल्पकार है उनका ध्यान रखने के लिए, उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। यहां तक फैसला किया गया था कि अगर किसी शिल्पकार को मार दिया जाता है या उसके हाथ तोड़ देता है कोई, या उसको अंधा कर देता है, तो उस व्यक्ति को बहुत कड़ी सजा दी जाती थी। फिर विदेशी यात्री कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, अगर किसी का यहाँ पे कुछ नुकसान हो गया है तो ये समिति जो हमारी कमेटी है ये उसका ध्यान रखती है। और अगर कोई मर जाता है, उसका सामान उसके घर तक पहुंचाना, ये जिम्मेवारी सारी इस कमेटी की है। जन्म मरण का ध्यान रखने वाली कमेटी, कितने लोग पैदा हुए, कितने मर गए, वो सारी जनगणना कमेटी है। व्यापार की कमेटी है, कहाँ व्यापार करना है, कैसा व्यापार करना है, क्या लोग ठीक से तोल रहे हैं, क्या उनका रेट सही है, और क्या उसमें कोई व्यापार में ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये चीज़ें नहीं बेचनी है लेकिन बेच रहे हैं। वो सारी कमेटी कहाँ ध्यान रखती है? व्यापार कमेटी। कारखाने कौन से होने चाहिए, कारखाना कमेटी का जिम्मा है। कारखानों में क्या बनना चाहिए, कैसा सामान बनना चाहिए, ये सब उनकी जिम्मेवारी है। और टैक्स कमेटी है, कर कितना कर लगाना है और कैसे इकट्ठा करना है। तो ये 6 कमेटियां शहरों के प्रबंध के लिए थी और इससे बड़ा ही अच्छा प्रबंध स्थापित किया गया था। इसके अलावा 2 और अधिकारी थे शहरों में प्रबंध के लिए, एक था गोप और दूसरा था सार्थक। ये जो सार्थक है ये कौन है? जैसे एक प्रादेशिक है, उसको पूरा शहर मिल गया है, तो शहर का पूरे का जिम्मेवारी वो अकेला नहीं संभाल सकता, तो शहर को 2 हिस्सों में बांट देते हैं।
या 4 हिस्सों में बांट देते हैं, तो उसके अधीन कौन आ गया? सार्थक। जो सार्थिका है, ये इसका काम क्या है? इसको 1/4 हिस्सा दिया जाता है राज्य का, तो ये 1/4 हिस्से का ये ध्यान रखता है। ऐसे ही इट मीन्स कि 4 होंगे और वो चारों पूरे सिटी का ध्यान रख रहे हैं। इसके अधीन होता है गोप। उस जो शहर बने हैं वो कुछ गाँव को मिला के बने हैं, उनके अलग से एरिया बना हुआ है शहर का, तो इस तरह से जो गोप है वो इसके अधीन होता था। जो गोप है वो गाँव के प्रबंध के लिए होता था। तो आगे हम पढ़ते हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आता है उनका गाँव का प्रबंध। तो गाँव का प्रबंध कौन करता है? ग्रामिक। तो अब हमें ध्यान से देखना है, ये आ गया हमारे पास सार्थिक, ठीक है, 1/4 हिस्सा इलाके का संभालता है। तो ऐसे कितने होंगे? 4 हो सकते हैं। उसके बाद आ गया गोप। गोप को 5 से 10 गांव दिए जाते हैं। अगर एक शहर के अधीन 10 गांव आते हैं तो यानी कि एक ही गोप होगा, लेकिन अगर 100 गांव आते हैं तो ऐसे इस हिसाब से वो डिवीजन करते थे कितने गोप होने हैं। तो 5 भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं, 7 भी। तो गोप का भी एरिया हो गया, उसका उतने गांव उसके अधीन हो गए, तो उसने उस एरिया में ध्यान रखना है। तो गोप के आगे ग्रामिक उसके अधिकारी होते थे। तो ग्रामिक के पास एक ही गांव होता था। तो गांव का प्रबंध कौन करता था? ग्रामिक। पंचायत होती है लेकिन उनके ऊपर भी मुखिया कौन है? ग्रामिक है। तो ग्रामिक की जिम्मेवारी है गांव का प्रबंध ध्यान रखना, किसानों का ध्यान रखना, शांति बना के रखनी, टैक्स इकट्ठा करना, फसलों का ध्यान रखना, कहीं उनका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, क्या टाइम पे वो टैक्स दे पाएंगे। तो ये सारी जिम्मेवारी ग्रामिक की होती थी। ग्रामिक गोप को बताता था, गोप उसको बताता था सार्थिक को, और ये उसके बाद प्रदेशिक को बताता था। प्रदेशिक कुमार से बात करता था और कुमार राजा से बात करता था। इस तरह से ये सारा शासन प्रबंध एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट था। तो सबसे छोटी इकाई होगी हमारे पास गांव, गांव के बाद शहर, शहर के बाद प्रांत, प्रांत के बाद पूरा राज्य, और सबसे छोटा अधिकारी हो गया ग्रामिक, जिसने एक गांव का ध्यान रखना है और गांव में हर तरह की पॉसिबल कोशिश करनी है कि वहाँ पे शांति बनी रहे और किसानों का किसी तरह नुकसान ना हो। यही उनकी हमेशा कोशिश रही है। उसके बाद आता है उनका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उन्होंने जो उनका आर्थिक प्रबंध है, उनका खर्चा कैसे चल रहा है, तो उसके लिए उनका जो मुख्य अधिकारी है उसका नाम है समाहर्ता। समाहर्ता हम पहले भी पढ़ चुके हैं यहाँ पे, जो पूरे टैक्स इकट्ठा करना और पैसे को कैसे रखना है, कैसे खर्चना है, उसका ध्यान कौन रख रहा है? समाहर्ता। तो समाहर्ता क्या करता है? डिसाइड करता है कितना टैक्स लेना है और किस वक्त लेना है। और हमारे पास फाइनेंशियल सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि कैसे पैसा आता था और कहाँ खर्चा जाता था। तो पहले आता है लैंड रेवेन्यू। तो जब हम एशियंट इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का, वो क्या है? वो भूमि प्रबंध है, क्योंकि उस वक्त ऐसे अलग अलग और बिजनेस नहीं थे जो बहुत बड़े लेवल पे हों। अब तो मोबाइल कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे अलग अलग काम हैं, कपड़े की फैक्ट्रीज हैं, जूतों की हैं, पर्स की, हर तरह की चीज़ के लिए बड़े बड़े व्यापार चल रहे हैं, जिससे बहुत सोर्स ऑफ इनकम होता है। लेकिन पहले जो सोर्स ऑफ इनकम था, वो सबसे बड़ा रीज़न क्या था? वो था लैंड रेवेन्यू, जो भूमि से कर लिया जाता था। 2 तरह की भूमि बना दी गई, एक राज्य की भूमि, राजा की भूमि, और एक किसान की भूमि। तो जो राज की भूमि है, सरकार की भूमि है, वहाँ से जो टैक्स लिया जाता था उसे कहा जाता था सीता। तो वो टैक्स कितना लिया जाता था, कब लिया जाता था, इसके बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन वो खर्चा तो राज्य के लिए ही जाता था। तो दूसरी भूमि थी किसानों की भूमि। तो जो किसान से टैक्स लिया जाता था उसे कहते थे भाग। सीता और भाग 2 तरह के टैक्स थे। जो भाग था वो किसानों से लिया जाता था, समटाइम्स वो 1/6 और 1/4 भी ले लेते थे। डिपेंड करता था भूमि की उपजाऊ शक्ति कितनी है। ज़्यादा उपजाऊ शक्ति है तो वो आधा भी ले लेते थे, और कम उपजाऊ शक्ति है तो उसको उस हिसाब से कम करते रहते थे। कई बार आधे से ज़्यादा भी लिया गया है, डिपेंड करता था उस वक्त फसल कैसी हुई है, लेकिन किसानों का नुकसान नहीं किया जाता था। किसानों की सहायता के लिए सरकार ने हमेशा ही ये सोचा कि उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो ये माना गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण किया जिसका नाम था सुदर्शन झील। तो वो भी किसानों की सहायता के लिए थी। जहाँ पे पानी की कमी हो रही हो उस एरिया में उन्होंने झीलें बनवाई, नहरें बनवाई। ज़्यादातर किसान तो बारिश पे ही डिपेंडेंट थे,
प्राचीन समय में हमारी खेती इसी तरह से होती रही है, बारिश पे, तालाब में, कुओं पे डिपेंडेंट होना। लेकिन फिर उन्होंने झीलें और नहरों का निर्माण भी शुरू किया, जिसको हम आगे पब्लिक वेलफेयर में भी पढ़ेंगे। उसके बाद अदर सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास कुछ और, क्या और भी कुछ था जिससे उसको इनकम होती होगी? तो क्या सिर्फ लैंड रेवेन्यू से ही इतना बड़ा साम्राज्य चलता रहा? ऐसा नहीं है, बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। जैसे छोटे छोटे कारखाने बने हैं, उनसे टैक्स लिया गया है, नमक कर लिया गया है, सिंचाई कर भी लिया गया। अगर झील बनाई है तो वहाँ से पानी यूज़ करना है तो कुछ उसकी लिमिटेशन ऐसा, या इसके अलावा और भी छोटे छोटे जो हम बता, शराब का टैक्स लिया जाता है, नशीली वस्तुओं का, तो हर चीज़ प्रयोग की जाती थी जो उसके ऊपर छोटे छोटे टैक्स लगाए गए थे। तो बहुत अलग अलग, और राजा को उपहार मिलते थे बहुत सारे, तो वो भी उनके एक सोर्स ऑफ इनकम ही था। जो उसको गिफ्ट मिल गया, वो जैसे बहुत सारे अशरफियाँ मिल गई या सोने चांदी की कोई चीज़ मिल गई, तो वो उनके सोर्स ऑफ इनकम ही था। पैसा आ रहा है तो तभी उसको खर्चेंगे। फिर आता है एक्सपेंडिचर, वो उसको खर्चते कहाँ पे थे? तो कहाँ पे खर्चते होंगे, खुद सोचें। राजा का महल बनाने में राजा के परिवार का खर्चा, इसके अलावा सैनिकों को तनख्वाह देनी है, उनके जो इतने सारे ऑफिशियल्स हैं इनको तनख्वाह देनी है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जिनको सैलरीज मिलनी है, और इसके अलावा मेंटेनेंस पे खर्चा, सड़कें बनानी हैं, अस्पताल बनाने हैं, पेड़ लगवाने हैं, कोई धार्मिक फंक्शन करवाना है, कोई किला बनवाना है, सैनिकों के अस्त्र शस्त्र खरीदने हैं, हाथी खरीदने हैं, घोड़े खरीदने हैं, आप कुछ भी सोच सकते हैं। बहुत सारा खर्चा है। अगर पैसा कम आता है, कई बार खर्चा ज़्यादा हो जाता है, तो उनका बहुत तरह का खर्चा था। राजा की शान और शौकत पे भी खर्चा किया जाता था। तो ये सारा उनका एक्सपेंडिचर था। हर किसी को सैलरी देना और अपने आप को मेंटेन करके रखना, राजमहल को मेंटेन करके रखना, किले बनाना, सब कुछ आप जितना सोच सकते हैं वो उनका एक्सपेंडिचर था। हाँ, लेकिन ऐसे खर्चे नहीं थे कि मोबाइल फ़ोन लेना है, गाड़ी लेनी है, जो आजकल हमारे चल रहे हैं खर्चे। ऐसी भी लग्जीरियस लाइफ नहीं थी। लग्जीरियस लाइफ उनकी थी सोने चांदी में रहना, सोने चांदी की पालकियाँ बनाना और अपने सिंहासन को बनाना, ऐसा कुछ था। लेकिन कुछ अलग तरह की उनकी लग्जीरियस लाइफ थी। आज जैसी लग्जीरियस लाइफ उनकी नहीं थी। हाँ, तो मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद आया, ये सार्थक नहीं है, यहाँ पे स्थानिक आएगा। ठीक है, तो आप इसको ठीक कर लें, मुझसे शायद पढ़ाते हुए गलती हो गई है। तो इसे हम बोल सकते हैं स्थानिक। स्थानिक एंड गोप, तो ये दोनों स्थानिक और गोप हमारे अधिकारी हैं, इनको आप ध्यान में रखें। उसके बाद हम पढ़ते हैं जुडिशियल सिस्टम। तो ये थोड़ी करेक्शन आप कर लेना, कई बार जब हम लंबा लेक्चर देते हैं तो हमारी स्लिप ऑफ टंग, मैंने आपको पहले भी बताया था, हो जाती है। तो कई बार खुद ही अपनी राइटिंग ही नहीं समझ लगती हमने क्या लिख रखा है, तो इसे आप ठीक कर लें, ये स्थानिक है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं जुडिशियल सिस्टम इनका। तो उनका जो कैसे चलता था, उनका न्याय प्रबंध क्या सिस्टम था, कौन न्याय करता था, वो सजा कैसे देते थे, कैसे उनकी अदालतें भी थी या वैसे ही उनका काम चल रहा था। तो जो उनका न्याय प्रबंध है, बड़ा ही अच्छा न्याय प्रबंध माना गया है। अब हम देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर था वो था राजा। तो सारा न्याय तो राजा ही करता है, राजा के हाथ में ही है। लेकिन राजा सारी जनता का न्याय नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसने ये ऑप्शन रखी हुई है कि अगर किसी को इन अदालतों में वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो मेरे पास आ सकते हैं। तो राजा ने कभी अपने दरबार को बंद नहीं किया। सबसे ऊपर राजा था, उसका फैसला ही अंतिम फैसला था। उसने आगे अपने अदालतें बना रखी थी, वहीं पे फैसले किए जाते थे। राजा ही डिसाइड करता था कि मैक्सिमम क्या हम सजा देंगे, किस तरह से सजा देंगे। तो सारी शक्ति तो वैसे राजा के हाथ में ही है, लेकिन फिर भी उसने अपनी अदालतें बना रखी हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी अदालतें। सबसे पहले आती है जनपद संधि। अब देखें, सबसे छोटी अदालत तो वैसे पंचायत ही होगी। गांव में, एक गांव में कोई झगड़ा होता है तो वो अपने ग्रामिक के पास ही जाते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि एक गांव का झगड़ा है तो ग्रामिक निपटा देता है। सबसे छोटी अदालत तो ग्रामिक की होगी, पंचायत की होगी। लेकिन उसके बाद अगर दो गांव आपस में लड़ पड़े हैं, आपस में दो विलेजेस, एक नॉर्थ का है एक साउथ का है, और उनका झगड़ा हो गया, तो एक पंचायत फैसला नहीं कर सकती, ग्रामिक अकेला फैसला नहीं कर सकता। तो अगर दो गांव में झगड़ा हो रहा है तो उनका फैसला कौन करेगा? जनपद संधि। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हमेशा याद रखना है। जनपद संधि ये हमारे पास एक अदालत है दो गांव के झगड़े निपटाने के लिए। अब दो से ज्यादा गांव का भी झगड़ा हो सकता है, तो उसके लिए उन्होंने बनाया है संग्रहण। 10 गांव, अगर कुछ 10 गांव का मामला है, उनका कोई झगड़ा है, कैसा झगड़ा होता है? जैसे एक गांव में आदमी निकलता है और तीसरे गांव में जाके चोरी करता है,
तो फिर 2 गांव का आपस में मामला नहीं रहा, ये 3 का हो गया, 2 से ज्यादा का मामला अप टू 10 गांव तक। तो उन 10 गांव का जो फैसला होगा वो कहाँ होगा? संग्रहण में होगा। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट अदालत थी। इस अदालत में भी 10 गांव के झगड़ों का निपटारा किया जाता था। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी ने किसी के यहाँ चोरी की है, किसी को कुछ गलत बोल दिया है, किसी के खेत में घुस के उसका नुकसान कर दिया है, इस तरह के ही झगड़े थे। उसके बाद है द्रोणमुख, वो है 10 से ज्यादा और 100 तक, 100 गांव, 100 विलेजेस। तो जब 100 गांव का झगड़ा आता है आपस में, 10 से ज्यादा हो गए, तो वो किस में होगा? द्रोणमुख अदालत में होगा। और उसके बाद हमारे पास है स्थानीय अदालत है 800 गांव के लिए। अगर 800 गांव का मामला है तो वो किस में होगा? स्थानीय में होगा। तो ये नाम याद रखने हैं, जनपद संधि, संग्रहण, द्रोणमुख और स्थानीय। और इनकी जो उनकी कैलकुलेशन बता रखी है, इतने गांव ही हैं, तो वो याद रखना है। 2 गांव के लिए 2 जनपद संधि है, 10 के लिए संग्रहण है, 100 के लिए द्रोणमुख है और 800 के लिए स्थानीय है। ये उनके जुडिशियल सिस्टम है, अदालतें हैं। इन अदालतों में, हर एक अदालत में 3 अमात्य और 3 धर्मार्थ ये अधिकारी होते ही थे। इन्होंने बैठना ही है। कोई भी अदालत है, चाहे वो जनपद संधि है, चाहे वो स्थानीय है, तो 6 अधिकारी जो उनका फैसला करने के लिए बैठेंगे वो है अमात्य और धर्मार्थ। तो उन्होंने ही फैसला करना है कि क्या न्याय करना है। इसके अलावा 2 और अदालतें थी, फौजदारी और दीवानी। तो फाइनेंशियल झगड़ों का निपटारा करने के लिए दीवानी अदालत थी, और वो है धर्मस्थीय। ये नाम हम याद रखेंगे, धर्मस्थीय। और दूसरी है फौजदारी, उसे कहते हैं कंटक शोधन। ये 2 नाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फौजदारी और दीवानी अदालतों के लिए, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। दोनों अदालतों में उस तरह के ही झगड़ों का निपटारा होता था। और फिर झगड़ों का निपटारा करने के लिए अदालत में दंड क्या रखा जाता था, उनका कानून कैसा था? तो कानून के लिए उन्होंने कोई लिखती तौर पे कानून नहीं बना रखा था। जो धर्मार्थ बैठे हैं वो धर्म के अनुसार, और जो अमात्य बैठे हैं वो मॉरलिटी के अनुसार कानून जो था वो लागू करते थे। उनका यही लॉ था कि इस तरह से ही हमने लॉ को लागू करना है कि जिससे किसी का नुकसान ना हो। और पनिशमेंट क्या है, सजा क्या देते थे? अलग अलग तरह की सजा थी। वैसे तो ब्राह्मण अगर कुछ गलत करता था उसे मौत की सजा नहीं मिलती थी, लेकिन उसको भारी जुर्माना लगता था, उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली जाती थी। और आम लोगों में किसी ने चोरी की है उसको उस तरह की सजा दी जाती थी, जैसे कई बार मुंडन कर देने, कई बार किले में बंद कर देना, और कम तोलने वालों का कई बार मांस भी काट लिया जाता था, हाथ पैर काट देना, झूठ बोलने वाले की जीभ काट देना। इस तरह के सख्त दंड थे कि दोबारा कोई व्यक्ति वो गलत काम करने का हौसला ही नहीं करता था। तो दंड विधान उनका बहुत सख्त था, पनिशमेंट्स बहुत ज़्यादा थी, और मौत की सजा भी दी जाती थी। उसके बाद आता है उनका जासूसी सिस्टम। जासूस तो हमने पढ़ा ही है कि अर्थशास्त्र में भी लिखा है राजा के जासूस होने जरूरी हैं। तो इन दोनों के पास ही जासूस थे, चंद्रगुप्त के पास भी और बिंदुसार के पास भी, हालांकि अशोक के पास भी थे, लेकिन अभी हम इन दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जासूसी प्रबंध उनका बहुत अच्छा था। इंस्पेक्टर और ओवरसियर बोलते थे उनको, बोला गया है, यूनानी लेखकों ने इनको इंस्पेक्टर बोला है, हम इनको जासूस बोल रहे हैं। तो ये स्पाई सिस्टम है, अच्छा था। बहुत दोनों ही थे, औरत और मर्द दोनों ही जासूस होते थे। ज़्यादातर ये माना गया है कि एक जासूस को दूसरे जासूस के बारे में भी नहीं पता होता था, गुप्तचर जिन्हें हम बोलते हैं। तो गुप्तचर थे, पूरे राज्य में घूमते थे और पता करते थे कि कहीं राजा के खिलाफ कुछ हो तो नहीं रहा, और खुद उनको नहीं पता होता था साथ वाला व्यक्ति कहीं गुप्तचर तो नहीं। किस भेष में घूमते थे, कभी वो साधु बन के घूमते थे, कभी वो ज्योतिषी बन जाते थे, कभी सैनिक बन के, कभी आम जनता की तरह घूमते थे और राजा को सारी खबर लाकर देते थे। लेकिन राजा कभी भी ऐसा नहीं करता था कि जासूस ने जो बता दिया, गुप्तचर ने, उसी पे विश्वास करे। राजा खुद भी खोज करता था कि क्या ये बात सही भी है या नहीं। इस तरह से उसका गुप्तचर प्रबंध बहुत अच्छा था। बहुत सारे गुप्तचर थे और सभी अच्छा काम करते थे। उसके बाद है उसका पब्लिक वेलफेयर वर्क, लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे सड़कें बनवाई, और कहते हैं कि उसने बहुत लंबी सड़कें बनवाई। पाटलिपुत्र से पूर्व तक जाने वाली सड़क जो है वो 1150 मील की थी। ऐसे ही पाटलिपुत्र से तक्षशिला जाने वाली सड़क, वो भी बहुत लंबी सड़कों का भी उसने निर्माण किया और पक्की सड़कें बनवाई, जिससे आना जाना काफ़ी आसान हो गया। उसने नहरें और झीलें बनवाई। मैंने आपको पहले भी बताया कि उसने एक झील बनवाई, सुदर्शन झील,
तो यहाँ पे उसका हम वर्णन करेंगे। वेस्ट में उसके जो पश्चिमी प्रांत है वहाँ गिरनार नामक स्थान पे उसके गवर्नर पुष्यगुप्त द्वारा ये झील बनाई गई है। या तो वह वहाँ का शासक था पुष्यगुप्त, और वो इलाका चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन आता था। सुदर्शन झील उसने बनाई है पश्चिम में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है उसका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सैनिक प्रबंध, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इतना बड़ा, इतना विशाल साम्राज्य जो हम उसका पढ़ रहे हैं, नॉर्थ से लेके साउथ तक, वेस्ट से लेके ईस्ट तक, वो किसके बदौलत उसके पास था? उसकी सेना के पास। तो सेना के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा है। उसके पास 6 लाख पैदल थे, 30,000 उसके घोड़सवार थे, 9,000 उसके पास हाथी सेना थी और 8,000 उसकी रथ सेना थी। ये हमने पढ़ा क्योंकि उसने मगध पे हमला किया, तभी वो जीत पाया, क्योंकि विशाल सेना के साथ उसने हमला किया। और उसकी खास बात क्या थी मिलिट्री में? जो उसकी हाथी सेना थी, एक हाथी पे 4 सैनिक बैठते थे, और जो उसकी रथ सेना थी, एक रथ पे 3 सैनिक बैठते थे। अब आप कैलकुलेशंस खुद करके देखें, 6 लाख प्लस 30,000 प्लस 9,000 हाथी इंटू 4 और 8,000 रथ सेना इंटू 3, तो इतनी बड़ी अराउंड 7 लाख के नियर अबाउट हो उसके पास सेना तैयार थी। थोड़ा सा कम होगा 7 लाख से। तो ये उसकी सेना थी, बड़ी ही ताकतवर। उसका ध्यान कौन रखता था? सेनापति रखता था। उनको तनख्वाह दी जाती थी, और उसकी हमने पढ़ा भी है कि मैक्सिमम सैलरी कितनी दी जाती है, कम कितनी दी जाती है, वो सारा मैग्स्थनीज ने हमारे पास क्लियर करके रखा है। जैसे हमने पढ़ा कि शहरों के प्रबंध के लिए 6 कमेटियां थी, वैसे ही सेना के प्रबंध के लिए भी 6 कमेटियां थी। तो वो 6 कमेटीज का वर्णन हम इसमें जरूर करेंगे। 30 मेंबरों का एक ग्रुप बनाया गया, फिर उन्हें डिवाइड कर दें 6 कमेटियों में, 5-5 आगे मेंबर्स। वो कमेटियां किसकी थी? एक पैदल सेना की होगी, वो पैदल सेना का ध्यान रखेगी। एक रथ सेना की होगी, एक हाथी सेना की होगी, और एक घुड़सेना की होगी। 4 कमेटियां तो यही होगी जिन्होंने अपनी अपनी सेना का ध्यान रखना है। ध्यान में क्या रखना है कि क्या सैनिक तंदुरुस्त हैं, क्या उनके पास जो हाथी हैं, घोड़े हैं, वो सब ठीक हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, सैलरी उनको देना, भोजन उनको देना, उनके परिवार का ध्यान रखना, अगर उनके परिवार में या उनके घर में किसी को कोई समस्या, हर तरह का ध्यान इन कमेटियों ने ही रखना है। 2 बची कौन सी? एक थी जल सेना कमेटी। तो जो समुद्री इलाका था वेस्ट में उसका, और पूर्व में भी कुछ खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के पास का इलाका था, वहां पर ध्यान रखना पड़ता था कि लुटेरे जो हैं वो आसपास के इलाकों से, समुद्र की ओर से उस पर हमला ना कर दें। तो समुद्र में जहाज, उनकी बेड़ियां बना के रखना और उसका ध्यान रखने के लिए जो ये कमेटी बनाएगी। हालांकि उसकी जल सेना के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसने सैनिक रखे थे कि नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है सीमा पे कुछ लोगों को खड़े किया हुआ है ताकि वो समुद्र का ध्यान रख सके, उधर से हमलावर ना आए। और लास्ट बची 6ठी कमेटी, उसमें वो आई जो यातायात की कमेटी मानी गई है, आवाजाही के लिए, यातायात के लिए। क्या है ये यातायात आवाजाही कमेटी? क्या होता है इसमें? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कमेटी क्या करेगी? अगर युद्ध करने जाना है एक इलाके से दूसरे इलाके, तो कैसे जाना है? बैलगाड़ियों में, घोड़ा गाड़ियों में, उनका प्रबंध करना, रास्ते में किस चीज की जरूरत पड़ेगी, भोजन की, पानी की, फैमिलीज को लेके जाना है कि नहीं, टेंट की, वो हर चीज का ध्यान कौन रखेगा? वो यातायात कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी रखेगी। तो इस तरह से उन्होंने 6 कमेटियां बना रखी थी, जिसकी वजह से उसकी अच्छी सेना स्ट्रांग तौर पे रही। और बिंदुसार ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस सेना का खूब प्रयोग किया अपने राज्य का विस्तार करने के लिए और उसको मेंटेन करके रखने के लिए। उसके बाद आते हैं उनके शस्त्र। तो शस्त्र वही जो हमने महाभारत में भी देखे हैं, रामायण में भी देखे हैं, क्योंकि तब कोई तोपें नहीं थी और ये AK-47 स्टेन गन वगैरह नहीं थी, तो वही आएंगी तलवार, नेजे, भाले, ढाल, धनुष, तीर कमान वगैरह, यही उनके वेपन्स थे। और इसके अलावा ये माना गया है कि किले थे, किले बना रखे थे, सैनिक भर देते थे, और किले हमेशा इतने बड़े और मजबूत होते थे कि दूर से ही आते हमलावर का मुकाबला किया जा सके। किलों में खूब सामान भरा जाता था, अस्त्र शस्त्र, भोजन, हर तरह की चीज। और उसके अलावा युद्ध में जीतने के लिए जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है सैनिक, उसको इनाम भी दिया जाता था। इनाम अलग अलग तरह से दिए जाते थे। अगर बड़ी पोस्ट का अधिकारी तो उसको ज्यादा इनाम, छोटी पोस्ट का तो उसको कम इनाम, लेकिन इनाम जो वो दिए जाते थे। और एक और बड़ी बात, युद्ध में घायल होने वाले लोग सैनिक और मर जाते थे जो सैनिक, उनके परिवारों को भी खर्चा दिया जाता था। तो ये था मौर्य एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रबंध, जिसे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि
ये चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की बात हो रही है। अशोक में थोड़ा सा बदलाव आएगा, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं अशोक के बारे में पढ़ के। तो ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन को आप बड़े ध्यान से देखिए। ये एक अच्छा शासन प्रबंध था जिससे उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। और मौर्य वंश जो प्राचीन काल में एक विशाल वंश के रूप में हमारे सामने आता है, मोनार्की के रूप में आता है, और उन राजाओं ने प्रजा का भी खूब भला किया और यहाँ पे उन्होंने एक अच्छे साम्राज्य की स्थापना भी की। थैंक यू सो मच।